leadership and religion. So the topic shows that we are going to discuss that how a religion takes interpretation and understanding of our leadership, and how then leadership impact religion and religiousness. सो ये तो तय है कि जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन का जो रोल है इंसानी ज़िंदगी के अंदर या किसी भी कम्युनिटी या मुआशरे के अंदर, उसका रोल जो है वो दैट इज़ टू प्रोवाइड अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बेराजॉन के मुताबिक जो रिलीजन है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड ओवरऑल सोशल लाइफ। सो efforts has been made and up till to date कि किस तरह कंसेप्चुलाइज करें रिलीजन को और इसके रिलेशनशिप को विद लीडरशिप के हवाले से। तो डिफरेंट पैराडाइम्स और अप्रोचेस इस हवाले से डेवलप हुई हैं। हैबर्ड के मुताबिक जो रिलीजन है बुनियादी तौर पे ये सेंस ऑफ कम्युनिटी को डेवलप करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ कम्युनिटी। और जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि लोग आपस में जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर करते हैं, और वो शेयर्ड जो काइंड ऑफ इमोशंस कह लें, मोटिवेशंस कह लें, प्रिंसिपल्स कह लें, या एक बिलोंगिंग नेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है। लीडरशिप जो है ये दोनों तरह से इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट है, पर्सनल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी। जब हम पर्सनल लेवल पे बात करते हैं इसकी या हम सोशल लेवल पे बात करते हैं, तो नो डाउट जो इंसान के पर्सनल बिलीफ्स हैं, जो उसके अकायद हैं, जो प्रैक्टिस हैं, वो ओवरऑल उसके जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं दूसरे लोगों के साथ, उसके उसमें इंतहाई अहम रोल जो है वो पर्सनल अकायद का और जो रस्म व रिवाज के ऊपर या जो उसका फेथ सिस्टम होता है, और अबव ऑल जो मॉरल वैल्यू सिस्टम होता है बेस्ड ऑन फेथ, उसका इंतहाई अहम रोल होता है जब हम सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं या सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स का रोल है उसकी बात करते हैं। ये इंतहाई अहम और इंतहाई एक इंटेंसिव काइंड ऑफ फोर्स के तौर पे जो इंटरनल कह लें या पर्सनल बिलीफ सिस्टम कह लें या पर्सनल जो अकायद होते हैं, उनका रोल बड़ा इंतहाई अहम होता है। और इसमें जब हम लीडरशिप की बात करें या रिलीजन के आपस में इंगेजमेंट की बात करें या इंटरप्ले की बात करें, तो इंसान जो है वो बड़ा एक्टिवली और बड़ा कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपनी लीडरशिप के अम्ब्रेला के लिए और लीडरशिप प्रमोशन के लिए, और फिर उसका जो बुनियाद है वो अकायद ही बनते हैं। लीडरशिप के स्टाइल नो डाउट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट हमें रिलेशनशिप नजर आता है डिफरेंट लीडरशिप के स्टाइल्स के अंदर, और उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स कह लें, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस कहते हैं, और फिर उसका रिलीजन के साथ जो रिलेशनशिप है वो इंतहाई अहम है। इसी तरह हर रिलीजन में, ख्वाह वो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, उसके अंदर जो लीडरशिप एज ए मॉडल जब अपने आप को पेश करता है, एज ए मॉडलिंग पर्सनैलिटी या एज ए रोल मॉडल जिसको आप कह लें, और वो अपने सपोर्टर्स के लिए फिर एक नमूने के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे वो लीडर को लिया जाता है। इससे इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है, अगर हम इस्लाम के हवाले से बात करें, तो वहाँ पे जो आखिरी नबी, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, जो कि हर मुसलमान के लिए एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है, जिसको वो लीडर के तौर पे, ख्वाह ज़िंदगी का कोई भी शोबा है, ज़िंदगी है, उसमें बुनियादी तौर पे जो लीडर का रोल है, जो नमूना है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब इसकी डिफरेंट हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीडरशिप होती हैं, किस तरह वो अ, जो एक्ट करती हैं, और उसकी टाइप्स जो हैं वो लीडरशिप ऑटोक्रेटिक भी हो सकती है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वो होती है जो एक डिक्टेटर लाइक जो लीडरशिप है, जिसके जो डिसीजंस हैं उनका जो है वो ना तो कोई मशावरत होती है, ना कोई ट्रेडिशंस बेस होती हैं, बल्कि वो लीडर जो है वो अपने तौर पे टोटल अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ डिसीजंस मेकिंग वहां पे होती है। इसके बाद है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो है वो दैट इज apparently opposed to
آٹوکریٹک لیڈرشپ، جس میں باہم مشاورت سے، باہم گفت و شنید سے، بات ڈائلاگ سے جو ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو اس مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں یا اس لیڈر کے ساتھ جو فالورز ہوتے ہیں، ان کی جو ڈیسیژنز ہیں، ان کی جو مشاورت ہے، ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سرونٹ لیڈرشپ۔ اٹ انوالو سرونگ فالوورز، کہ فالوور کو سرونگ کرنے کی کے حساب سے پھر ان کے لیے اپرچونٹیز کو سرچ آؤٹ کرنا، کہ ہر وہ اپرچونٹی جو کسی مذہب کے پیروکاروں کے لیے ضروری ہے، اس طرح پھر ان کو پھر ٹرین کرنا، ان کو ان کی تربیت کرنا اور ان کی شخصیتوں کو اس طرح کرنا کہ وہ اس کو مانیں اور یوں سمجھیں کہ وہ جو لیڈرشپ ہے پھر اس کو ایز اے لیڈر، اور پھر وہاں پہ سرونٹ کا یعنی آقا اور غلام کے کانٹیکسٹ میں وہ لیڈرشپ جو ہے وہ پھر سرونٹ لیڈرشپ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کیرزمیٹک لیڈرشپ۔ اچھا، کیرزمے کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کوئی طلسماتی شخصیت جس کے ارد گرد پورا جو فالوئنگ ہے اس کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے۔ یہ پولیٹیکل کرزما بھی ہو سکتا ہے اور ریلیجیس لیڈر کے اندر بھی یہ کرزما ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کو پولیٹیکل ایون اکنامکس کی ڈومین میں ڈفرینٹ سیٹنگز میں کیرزمیٹک لیڈرشپ نظر آئے گی، اور یہ ریلیجن کے اندر بھی اس کا اہم رول ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹریٹجک لیڈرشپ۔ اس طرح کی لیڈرشپ کے کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کوئی بے شک وہ ریلیجن بیسڈ آرگنائزیشن ہو، اس کے اندر اس کا رول جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ وہ اس آرگنائزیشن کے ویژن کو، اس کے مشن کو، اس کے پرپس کو، اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں، میکانزم ہیں، یا اس کے پرپس کو واضح کرے اور اس کے اوپر پورا ایک روڈ میپ بنا کے دے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح ان کے اس آرگنائزیشن کے مقاصد کو اچیو کرنا ہے۔ تو وہ پورا ایک روڈ میپ کہہ لیں، ویژن کہہ لیں، اس کے اندر اس کا جو اسٹریٹجک لیڈرشپ ہے اس کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔